नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में बात किया जा रहा था, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, चाहे आप व्यापम का या पीएससी का या रेलवे एग्ज़ाम का, ये टॉपिक आपको छोड़ना है ही नहीं। और मैं ये बताऊंगा आपको कि डिटेल से कौन से अनुच्छेद को एकदम अच्छे से पढ़ना है और ऊपरी तौर पे पढ़ के भी कौन सा अनुच्छेद को कवर किया जा सकता है। इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। इससे पहले कि आप चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले की वीडियो में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 पे डिस्कस किया गया। आप सीक्वेंस से वीडियो को देखते जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती सामान्य अध्ययन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ भी ये सब वीडियो डल रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे अभी। अनुच्छेद 14 से 18 किसकी बात करता है? समानता की बात करता है, समानता के अधिकार का। ये भी याद रखना है आपको। मैं आपको ट्रिक भी बताया पिछले क्लास में। समस्व शोध संस्कृति के उपचार हैं, वहीं में उसी कड़ी में सम अर्थात समानता का अधिकार के बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, अनुच्छेद 14 से 18। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। देखो, विधि के समक्ष समानता बोलने का मतलब कानून की नज़र में हर व्यक्ति क्या है? समान है। ठीक है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, अर्थात कानून हर व्यक्ति पे समान रूप से लागू होगा, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। अब इस लाइन को किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता को। आगे विधियों का समान संरक्षण क्या होता है कि कानून का जो फायदा है वो अमीर को भी और गरीब को भी समान रूप से मिलेगा, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो वो उसको समान रूप से उसका अधिकार मिलेगा। ये इस रूप में संदर्भित करता है विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से मिला है। तो पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। राज्य बोलने का मतलब कोई विशेष राज्य की ही बस बात नहीं कर रहा है। राज्य मतलब कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जितने निकाय थे, जितने जैसे कि राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, वो सब किसकी परिभाषा के अंतर्गत होते हैं? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र। अब देखो ये क्या लिखा? भारत के राज्य क्षेत्र। तो इस राज्य क्षेत्र का मतलब विशेष राज्यों से है, लेकिन इस राज्य का मतलब क्या है? भारत सरकार से भी, किसी विशेष राज्य से भी, भारत सरकार के द्वारा पोषित आपके जो निकाय हैं उनसे भी। ठीक है, स्थानीय निकाय हो गए, नगर पालिका, नगर पंचायत, उनसे भी है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस लाइन को बोलता है कौन? अनुच्छेद 14। अब मैंने बोला इसको दो भागों में है, विधि के समक्ष समानता, तो पहला भाग के रूप में विधि के समक्ष समानता पढ़ा जाए। ब्रिटेन से इसको लिया गया है, अर्थात कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं आप, समान व्यक्ति हो या मंत्री, कानून सभी पर लागू होगा और समान रूप से लागू होगा, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब देखो ये क्या बोला गया? समान रूप से लागू होना ना, समान रूप से लागू होना। तो कोई कानून एक गरीब को और एक अमीर पे, दोनों पे लागू हो रहा है, गरीब पे भी और अमीर पे भी समान रूप से, तो हो सकता है उस कानून के तहत गरीब को लगे कि मेरे साथ ज्यादती हो रहा है करके, ठीक है, और अमीर को लग सकता है कि उसके खिलाफ उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पैसा होने के कारण। इसलिए इस कानून को, मतलब कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता को एक नकारात्मक अवधारणा माना जाता है। इसको भी दिमाग में रखेंगे। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। आगे देखें हम विधियों का समान संरक्षण। आगे देखेंगे तो भारतीय संविधान में विधियों का समान संरक्षण की बात करता है, अमेरिका से लिया गया है इसको, और यह एक क्या है? सकारात्मक संदर्भ है। सकारात्मक कैसे? आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों वाले लोगों के लिए उचित वर्गीकरण किया जा सकता है। कैसे?
देखो बच्चों के लिए अलग सा कानून बनाया जा सकता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं दिया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य असमान लोगों को जबरन समान बनाना नहीं है, बल्कि उन असमान लोगों के लिए वास्तविक समानता स्थापित करना है। ठीक है, तो अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 के तहत है और यह एक सकारात्मक संदर्भ में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में जब संशोधन किया जाए, ठीक है, या कभी भी उस मूल अधिकार को हटाने का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 14 ऐसा मूल अधिकार है जिसको संशोधन करके भी भारतीय संविधान से हटा नहीं सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का दृढ़ आधार स्तंभ है, अर्थात संसद संशोधन करके भी अनुच्छेद 14 को समाप्त नहीं कर सकती। आपको पूछता है एग्जाम में कि मूल अधिकारों का दृढ़ आधार कौन सा है, तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 में। अब अनुच्छेद 15 आपके पास 6 पॉइंट में विभाजित है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 मैं उसके अंतर्गत उप अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। जैसे कि ये आपके पास क्या दिख रहा है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(1), 15(2), 15(3) ये सब क्या है, उप अनुच्छेद है। और आपको उप अनुच्छेदों को भी सीक्वेंस से याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी छोटे से छोटे एग्ज़ाम का तैयारी क्यों ना करें, चाहे एसएससी का कर लो, चाहे रेलवे का कर लो, इन बड़े एग्ज़ाम का, चाहे व्यापम का कर लें, चाहे पीएससी का कर लें, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करो, आपको 15 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद और अनुच्छेद 19 के सभी उप अनुच्छेद याद रहने ही चाहिए। ठीक है, तो देखें इसमें क्या क्या लिखा है। पहले लिखा 15(1) लिखा, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। दूसरा लिखा, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान हो गया, सभा हो गया, समागम, तालाब हो गया, होटल हो गया आदि क्षेत्रों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है करके इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब स्त्रियों एवं बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तो स्त्रियों एवं बच्चों के लिए आपके पास मातृत्व अवकाश हो गया और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वगैरह हो गया। ठीक है, अच्छा, सिर्फ स्त्री की भी बात नहीं है, अब स्त्री के साथ साथ इसी के अंतर्गत में आप जब मातृत्व अवकाश दे रहे हैं बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए, तो वहाँ पे पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान है। तो स्त्रियों एवं बच्चों के लिए कहाँ पे है, अनुच्छेद 15(3) में। आगे अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है, शैक्षणिक एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। अब पिछड़े वर्ग हम लोग को क्या लगता है, पिछड़े वर्ग बोलने का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग बोल रहा है। पिछड़े वर्ग का मतलब अनुसूचित जाति से भी है, अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी और एसटी इनके लिए है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग लिखा मतलब कि ओबीसी के लिए भी है। ठीक है, के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है ये। राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में आरक्षण, तो आप लोग देखे हैं कि कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी वाला सीट रहता है, ओबीसी वाला रहता है, एससी रहेगा, एसटी रहेगा, ये ना शिक्षा से संबंधित आरक्षण है ना, मतलब कॉलेज में प्रवेश लेने के टाइम जितने जितने सीट बटे रहते हैं उसके बारे में बात करता है 15(4), लेकिन 16(4) में जाएंगे तब वो नौकरियों में आरक्षण की बात करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 ना संस्थानों में शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे ये शिक्षा से, और अनुच्छेद 16 रोजगार अर्थात नौकरियों से है, सरकारी नौकरियों से। आगे बढ़ेंगे 15(4) में आरक्षण का प्रावधान किनके लिए, पिछड़े वर्गों ओबीसी, एसटी, एससी इनके लिए। ठीक है, अच्छा, जनरल की बात नहीं किया जा रहा है, जनरल के अलावा बाकी 3 के लिए इसमें जनरल की भी बात आएगा आगे। फिर देखें इसमें 15(5) में देखो ये क्या है, आपका राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्था है। 15(4) में जो बातें लिखा गया है वही सेम चीज़ 15(5) में भी है, लेकिन ये निजी शैक्षणिक संस्था में है, निजी शैक्षणिक संस्था। ऊपर वाला क्या है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह बोल सकते हैं, और नीचे वाला क्या है आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए है। और दोनों जगह आपके पास क्या रहेंगे, आरक्षण का प्रावधान रहेगा। क्या चीज़ के लिए, प्रवेश में आरक्षण। ठीक है,
प्रवेश में आरक्षण ST SC OBC जनरल ये सब के लिए कैटेगरी में सीट बटा रहेगा। लास्ट है आपका इसी के अंतर्गत 15/6 जो कि 2019 में जोड़ा गया। ठीक है, पहले 2019 से पहले 15/5 तक ही था अनुच्छेद। यह सबसे नया प्रावधान है। कौन सा है, किसके लिए है, बात करता है जनरल में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जनरल कैटेगरी में। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए विशेष प्रावधान करता है। यह सबसे नया प्रावधान है। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसमें अच्छा देखो, आरक्षण EWS के लिए आरक्षण कितना दिया जा सकता है, तो अधिक से अधिक 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। ये आरक्षण कब लागू किया गया, 103 नंबर का संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसके मुताबिक इसको लागू किया गया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपको कंटिन्यू सीक्वेंस से याद रहना चाहिए। उसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, धर्म तो अनुच्छेद पहला। अच्छा, ये पूरा लाइन आपका धर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो 2-4 बार पढ़ेंगे तो इससे आप समझ सकते हैं ना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, मूल वंश बोलने का मतलब वो कहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है तो वह व्यक्ति किस क्षेत्र में पैदा हुआ है, किस वंश से पैदा हुआ है, उस बात से निर्भर नहीं करेगा। उसके साथ वह भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, धर्म स्थान, स्त्री, पिछड़ गया, निजी संस्था में, और ये लास्ट है EWS। 15 बोलता है शिक्षा से संबंधित बातें, अर्थात प्रवेश लेने से संबंधित बातें आता है इसमें। तो धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान, सभा हो गया, तालाब हो गया, होटल हो गया, वहाँ प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। पिछड़ गया मतलब कि पिछड़ा वर्ग हो गया, ST हो गया, SC हो गया, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था होता है। निजी संस्था में EWS ये आपका राज्य पोषित वाला है, सेम चीज़ें, और ये पिछड़ा वर्ग आपका चले जाएगा कहाँ पे, 15/5 में, लेकिन ये निजी संस्था में है। ठीक है, लास्ट आप EWS के रूप में याद रखें। EWS आपका 10% का प्रावधान करता है आरक्षण का, कहाँ, उन संस्थाओं में। अच्छा, ये निजी भी है और राज्य के लिए भी है ना, डायरेक्ट। कौन सा, अनुच्छेद 15/6। ठीक, तो ये 15 के बारे में बात किया मैं, बहुत बढ़िया ट्रिक से आपको बताया, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और 15 के बाद है आपके पास अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में भी ऐसे ही पढ़ना है आपको उप अनुच्छेदों को लेकर। तो अनुच्छेद 16 बात करता है सरकारी नौकरियों के बारे में। लोक नियोजन, लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में अवसर की क्या रहेगा, समानता रहेगा। मतलब कि जैसे शिक्षक भर्ती का फॉर्म आया, ठीक है, और फॉर्म आते ही किसी को बोला नहीं जा सकता कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते अगर वो योग्यता को धारण किया हुआ है तब। ठीक है, योग्यता को निर्धारित किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो किसी को ना वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई योग्य है, 25 साल का कोई लड़का है जो कि DLED करके बैठा हुआ है और TT वर्ग 2 का और वर्ग 3 मतलब पेपर 1 पेपर 2 निकाल के बैठा हुआ है, तो उस लड़के को बिल्कुल हक है कि वह वर्ग 3 के टीचर के लिए और वर्ग 2 के टीचर के लिए जा सकता है, अगर वह वर्ग 2 में वांछित सब्जेक्ट को धारण कर रहा है जो आपका उससे जो ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया, तो उसको वंचित नहीं किया जाएगा वाली बात है इसमें। ठीक है, तो इसको भी याद रखने का हम ट्रिक देखेंगे। फिलहाल एक बार पढ़ते हैं क्या है लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सबसे पहला बोलता है अनुच्छेद 16(1). 16(1) बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है 16(1) कि राज्य के अधीन किसी पद या नौकरी पर नियुक्ति के मामले में, राज्य के अधीन किसी पद या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सब फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, जो योग्यता को धारण किए हुए हैं। अनुच्छेद 16(2) बोलता है राज्य किसी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी के मामले में केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह कौन से धर्म का है, कौन से मूल वंश से आ रहा है, उसका जाति क्या है, उसका लिंग क्या है, वंश क्या है, जन्म स्थान क्या है, निवास कहाँ है उसका, इन सब आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। अनुच्छेद 16(3) बोलता है निवास की अर्हता, निवास की शर्त। तो कई नौकरी ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे राज्य सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र
पेश करना है बोलते हैं। बोलने का मतलब ये नौकरी सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आपके पास शर्त को लागू किया जा सकता है। ये बोलता है अनुच्छेद 16(3), ठीक। सामान्यतः केवल निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन कानून बनाएगा? संसद, ठीक है। संसद कानून बनाकर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नौकरियों के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकता है। निवास संबंधी शर्त निर्धारित करने का अधिकार किसको है? संसद को है, ठीक है। 16(3) बोलता है निवास प्रमाण पत्र वाले के बारे में बात, ठीक है। मतलब कि निवास का शर्त बताता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के निवासी होने चाहिए करके। आगे बोलता है 16(4) मोस्ट इम्पोर्टेंट 16(4), ये बार बार एग्जाम में आपको पूछता है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए कहाँ है? तो उसके लिए है अनुच्छेद 16(4). अब ये सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, ये पिछड़े वर्गों के लिए है। पिछड़े वर्ग बोलने का मतलब ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, या आपके पास जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे आगे और बात करते हैं 16(4), पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात करता है। यदि राज्य की राय में किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य को लग रहा है, मतलब कि राज्य को लग रहा है कि उस नौकरी में जो कैटेगरी बताया गया, जैसे कि एसटी हो गया, एससी हो गया, इन लोगों का अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य क्या कर सकता है? उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं, वर्ग क्या होना चाहिए? पिछड़ा होना चाहिए, और जिस सरकारी नौकरी की बात किया जा रहा है उसमें इस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व अन्य लोगों की तुलना से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी आरक्षण की बात है ना। अब ऐसा नहीं कि उस नौकरी में भरे हुए हैं, जैसे कि एसटी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के लोग अगर वहाँ पे भरे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब वो नौकरी आएगा तो उनके लिए इसका प्रावधान किया ही जाए, ठीक है। तो यही बोला, सरकारी सेवाओं में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर ना हो तब आरक्षण की बात किया जाए, ठीक है। आगे उदाहरण, मान लीजिए किसी पिछड़े वर्ग की सेवाओं में बहुत कम भागीदारी है, राज्य उस वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो ये ही बोला आपका अनुच्छेद 16(4) मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है ये। तो आगे और देखें, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लें क्विकली। 16(1) आपके पास सभी को समान अवसर मिलेगा बोला। 16(2) किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे। निवास की शर्त बोलता है 16(3) और 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। लेकिन 16(4) अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, 16(4) के अंतर्गत ए और बी भी है, ठीक है। अब ए और बी मैं बता रहा हूँ, उसको सुनेंगे जरूर, लेकिन ये एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। 16(4) के बाद डायरेक्ट 16(5) को पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा फिर भी बता रहे हैं 16(4) क्योंकि वो घुस कर आपको नॉलेज देगा, ठीक है। 16(4) के अंतर्गत में ए, 16(4) के अंतर्गत में ए। अब देखो, नौकरी करने वालों में कुछ वर्षों के बाद उन लोगों का क्या होता है? प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस बात को बोलता है अनुच्छेद 16(4) का ए वाला उप अनुच्छेद, ठीक है। 16(4) बोल रहा हूँ ना, 4(a). लेकिन ये प्रावधान सिर्फ किनके लिए है? एसटी और एससी वर्ग के लिए। यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। यह प्रावधान एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। यदि राज्य को लगता है कि एससी एसटी का राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है या उच्च वर्ग में इन लोगों की कमी है, ठीक है, तो पदोन्नति के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये कौन कर सकता है? राज्य, ठीक है। इसे 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल याद ना रखें, बोलूँगा मैं। फिर आगे 16(4) भी क्या बोलता है? अब जैसे कि कोई वैकेंसी आया, जैसे आप उदाहरण देखें डायरेक्ट ना, उदाहरण, किसी वर्ष एससी के लिए 10 पद थे, लेकिन उन 10 पदों में एससी वर्ग के द्वारा टोटल कितना पद भरा गया? सिर्फ और सिर्फ 7 पद, तो 3 पद खाली रह गया। अब ऐसा नहीं है कि इस 3 पद को या तो एसटी को दे दिया जाए, या तो ओबीसी को दे दिया जाए, या तो जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई पद खाली रह गया एससी एसटी के लिए ना,
SC ST दोनों के लिए कोई पद खाली रह गया, आरक्षित वर्गों की बात कर रहे हैं, आरक्षित वर्गों के पद अगर खाली रह गए, ठीक है, तो उसको किसी अन्य वर्ग के लोगों के द्वारा नहीं भरा जाएगा, उसको आरक्षित कर दिया जाएगा। अगले बार जब वैकेंसी निकलेगा तो उसमें जोड़कर देंगे करके। अब अगले बार मान लो 100 वैकेंसी निकल रहा है, टोटल 100 वैकेंसी, जिसमें 20 किसके लिए है, SC वर्ग के लिए। टोटल 100 वैकेंसी में मान लो 20 किसके लिए है, SC वर्ग के लिए, तो 20 वहाँ पे नोटिफिकेशन में आएगा तो ज़रूर, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होने के कारण 3 उसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा, अर्थात पिछले साल के वैकेंसी के साथ। देख लीजिए, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी 16B, मान लीजिए आरक्षित पद किसी वर्ष में नहीं भर पाए, इन खाली आरक्षित पदों को अगले वर्ष ले जाया जा सकता है, इन्हें कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी कहा जाता है। 16(4)B क्या बोलता है, बची हुई आरक्षित सीट कहाँ ले जाया जाएगा, अगले वर्ष। फिर यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि संविधान संशोधन इसके तहत कब हुआ है, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम 16(5) और 16(6) के बारे में। 16(5) क्या बोलता है, धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाओं में अपवाद के बारे में बात करता है। जैसे कि इसके लिए मैं पहले आपको बात बता रहा हूँ, उसके बाद इसको पढ़ते हैं कि एक गांव है, उस गांव है और उस गांव में एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है, लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए पूरे गांव में सिर्फ एक पुजारी है, ठीक है, एक पुजारी जो कि ना पूरा नियम जानता है, तो ये बात करेगा। अब देखो, मंदिर में पूजा तो कोई भी करवा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पुजारी ही करवाएगा और वो जनरल कैटेगरी का ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मानने वाला, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उस पूजा का मेरे को नियम नहीं पता है, या नियम सिर्फ किसको पता है कि एक आदमी को पता है, और वो कौन से कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है। तो ये बोला जा रहा है कि किसी विशेष धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को ही सांप्रदायिक संस्थाओं में नियुक्त किया जा सकता है। देख लो, क्या यहाँ भेदभाव करने वाली बात हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस विशेष समुदाय के व्यक्ति को सांप्रदायिक संस्था में पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ये बात करता है क्या चीज़, अनुच्छेद 16(5). एक बार पढ़ें इसको। धार्मिक सांप्रदायिक संस्थाओं में अपवाद है ये, कुछ धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने की शर्त रखी जा सकती है। जैसे कि किसी धार्मिक संस्था के प्रबंधन से संबंधित पद पर उसी धर्म के व्यक्ति की आवश्यकता होगा तो उसी धर्म के व्यक्ति को ही पद पे नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए 16(2) क्या बोल रहा है, 16(2) के बावजूद 16(5) क्या बोल रहा है, 16(2) आपको बोला धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा करके, लेकिन यहाँ पे तो भेदभाव करने वाली बात हो रहा है करके समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, अपवाद है, ठीक है, मतलब कि नियम के विरुद्ध चलने वाली बात भाई। लेकिन वही है ना, आवश्यकता महसूस हो तब की बात है। अब कोई चारा है ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को नियुक्त करने का मजबूरी रहेगा, इस बात को बोलता है ये, ठीक है। अनुच्छेद 16(6) के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि 16(5) बताया मैं आपको AWS, 16(6) भी बात करता है AWS, लेकिन 16(5) करता है आपका शिक्षा से संबंधित निजी और राज्य पोषित संस्थाओं के द्वारा, जबकि 16(6) बात करता है नौकरियों से संबंधित, ठीक है, नौकरियों में आरक्षण। तो AWS के लिए नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करेगा, सेम चीज़ें, 10% आरक्षण का प्रावधान उसमें रहेगा AWS के लिए। यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से संबंधित है। राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम 10% तक का आरक्षण प्रावधान कर सकता है, और वही सेम आपका क्या है, संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। एक बार मैं वापस अनुच्छेद 16 को पढ़ता हूँ मैं पूरा। अब अनुच्छेद ट्रिक कैसे करेंगे ना, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) सबको आपको कंटिन्यू याद रखना है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, एक कहानी बता रहा हूँ, याद दिमाग में डालिएगा। देखो, आप फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाते हैं, एक चॉइस सेंटर जाते हैं, आमतौर पे यही होता है। आप फॉर्म भरने के लिए कहाँ जाते हैं, चॉइस सेंटर। अब आप चॉइस सेंटर गए, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके चॉइस सेंटर गए, तो चॉइस सेंटर का जो ओनर रहेगा वो आपको बिल्कुल अवसर देगा, ठीक है,
आप फॉर्म भरो करके, तो क्या देगा, समान अवसर देगा। राज्य के अधीन किसी पद या नौकरी पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। वो क्या नहीं कर सकता, वो चॉइस सेंटर वाला आपको वहाँ से भगा नहीं सकता कि आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो करके, ठीक है। तो आपको समान अवसर दिया, आपको भगा नहीं सकता धर्म जाति के आधार पे। फिर उस चॉइस सेंटर वाले ने फॉर्म भरना चालू किया आपका। फिर पता चलता है उसको कि इस नौकरी में तो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है करके। देखो मैं निवास प्रमाण पत्र वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो किससे संबंधित है, निवास से संबंधित है, ठीक है। पता चला आगे निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है करके। फिर आगे उसने और फॉर्म भरा, मतलब फॉर्म को भरना आगे चालू किया, तो उसमें आरक्षण का प्रावधान मिला। किनके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान मिलता है उनको। ये हो गया आपका 4 अनुच्छेद याद रखने का तरीका। अब 5वें में जब जाएंगे, ठीक है, 5वां में जब जाएंगे तब देखें। अच्छा 16(4), 16(4)(a), 4B ये याद रखने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ा दिया मैं। 16(5) में गया। अब आपको लगा कि वो चॉइस सेंटर वाले को फॉर्म भरने नहीं आ रहा है करके। अब आपने बोला मैं फॉर्म भरूंगा, मेरे को दो आपका सिस्टम। अब वो बोलेगा सिस्टम मेरा है, ठीक है, सिस्टम मेरा है तो फॉर्म मैं ही भरूंगा। अर्थात किसी सांप्रदायिक संस्था में विशेष धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम उसका है, ठीक है, सिस्टम उसका है तो फॉर्म भरने का भी अधिकार उसी को है। ऐसा मान के आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। क्या बोले, चॉइस सेंटर गए, मुंह उठा के, मतलब आपको अवसर की समानता है। फिर उसने आपको धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पे वो भेदभाव नहीं कर सकता। फॉर्म भरना चालू किया तो उसको निवास प्रमाण पत्र का आवश्यकता पड़ा। आगे फॉर्म भरा तो पता चला कि ST, SC, OBC इन सब वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी इस रूपों में सीट बटा हुआ है करके। फिर 16(5) में गए तो आपको लग रहा है कि वो ठीक से फॉर्म नहीं भर पा रहा है, इसलिए आपने बोला मैं फॉर्म भरूंगा, लेकिन वो बोलता है सिस्टम मेरा है तो यहाँ फॉर्म भरने का अधिकार सिर्फ मेरे को होगा। अर्थात किसी विशेष संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद 16(5), ठीक है। आगे देखें 16(6) के लिए EWS वाला बताया। 15(6) कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित है, स्कूल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित, जबकि 16(6) नौकरियों में प्रवेश से संबंधित है, ठीक है। अर्थात नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है, EWS के लिए ही। आगे देखते हैं अब अनुच्छेद 17 देखें। अनुच्छेद 17 ना छुआछूत का अंत करता है। छुआछूत का अंत मतलब कि अस्पृश्यता बोला जाता है इसी को, या छुआछूत। अब छुआछूत बोलने का मतलब कि किसी को ना छूने से ही बस संबंधित नहीं है, ना छूने से ही, ठीक है। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और विशेष रूप से समानता के अधिकार का हिस्सा है ये। इसका उद्देश्य समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को समाप्त करना है। किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण छुआछूत के आधार पर अलग रखना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कानूनन गलत है। यहाँ अस्पृश्यता का मतलब केवल किसी व्यक्ति को छूने से मना करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ इससे मतलब नहीं है। इसका अर्थ, इसका व्यापक अर्थ और क्या है, उन सामाजिक प्रथाओं से है जिनमें किसी व्यक्ति या समुदाय को जाति के आधार पर हीन समझकर सामाजिक अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया जाता था, ठीक है। इस सब चीज़ का क्या करता है, ये अंत करता है कौन सा, अनुच्छेद 17, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और देख, ये अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत बोलने का मतलब क्या क्या चीज़ हैं, तो इसके अंतर्गत आपके पास 4 उप अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एकदम कंटिन्यू, मतलब सीक्वेंस से इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बोलता है। एक्चुअल में ये क्या है, अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(2), 18(3) और ये 18(4) क्या क्या लिखाया है पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ते हैं। उपाधि का मतलब समझ में आना जरूरी है ना। उपाधि बोलने का मतलब नीचे देखें, पहले के समय में कैसा कैसा उपाधि दिया जाता था, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर, ये सब ना उपाधि दिए जाते थे। अब इनको क्या कर दिया गया, जब संविधान बना तो अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया। अब क्यों प्रतिबंधित किया गया, भाई आप किसी को महाराजा, अपने आसपास के लोगों में किसी को महाराजा को उपाधि दे दो। अब महाराजा शब्द से ही ये लगेगा कि वो आदमी आपसे कोई उच्च वर्ग को धारण कर रहा है, मतलब कि असमानता को प्रदर्शित कर रहा है। ये शब्द राज बहादुर, ये सब जो उपाधियों वाले शब्द है ना, ये सब असमानता को प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए इन पदों को, मतलब इन उपाधियों को अंत कर दिया गया, ठीक है। अब ये उपाधि नहीं दिया जा सकता किसी व्यक्ति को।
आगे पढ़ें। इसमें अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह निषेध करता है कि, देखो एक लाइन लिखा मैं, राज्य निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कैसा उपाधि? महाराजा, राज बहादुर, ये सब, ठीक है। लेकिन सेना संबंधी उपाधि जैसे कि जनरल हो गया, एडमिरल हो गया, ये उपाधियां दिया जा सकता है और यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। विद्या संबंधी उपाधि एमए हो गया, बीए हो गया, आपके पास पीएचडी हो गया, ये सब भी उपाधियां दिया जा सकता है क्योंकि ये क्या है, आपके पास डिग्री है ना, उपाधि के रूप में नहीं आती ये। आगे बोला, दूसरा बोलता है ये प्रावधान, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। देखो विदेशी राज्य के लोग, जैसे कि पहले आप पढ़े हैं आधुनिक इतिहास या प्राचीन इतिहास वगैरह में, मध्यकालीन इतिहास में, कि राजाओं को विदेशी लोग क्या कर देते, सर का उपाधि दे रहे हैं, सर का उपाधि, ठीक है। तो इस प्रकार का उपाधि अब नहीं ले सकते भारत के लोग, ठीक है। विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अब मान लो कोई विदेश का व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है, तो भाई वो तो विदेशी है। अब उसको विदेश से मतलब कि जैसे कि मैं बोल दिया ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति इंडिया में नौकरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को पैसा कहाँ से मिल रहा है? इंडिया से मिल रहा है, क्योंकि वो इंडिया में नौकरी कर रहा है। लेकिन वो रहवासी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। अब उसके काम के कारण ऑस्ट्रेलिया ने उसको उपाधि दिया कोई, ठीक है, उसको उपाधि दिया। तो ऐसा उपाधि को धारण करने से उस व्यक्ति को अनुमति लेना पड़ेगा। किससे? भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। यही लिखा, देखें अनुच्छेद 3 इसके अंत 18 के 3 में, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। फिर चौथा बोलता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि कोई सरकारी नौकरी में है, यहाँ भारत में सरकारी नौकरी में है और उसको विदेश से उपाधि मिल रहा है, ठीक है। तो उस उपाधि को अगर उसको धारण करना है तो किसका सहमति आवश्यक है? सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, ठीक है। ये हुआ आपका अनुच्छेद 18 और इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के बारे में बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के बारे में बात करता है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आपके पास अनुच्छेद 14 ये याद रखना है कि वो दृढ़ आधार है, संसद संशोधन करके भी इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आपको 5 बातें बताया गया और उसके अलावा जो 6वां बात है उसको अलग से याद रखना करके, धर्म स्थान स्त्री पिछड़ गया, निजी संस्था में स्ट्रिक के साथ याद रखें और लास्ट में EWS। लेकिन अनुच्छेद 15 संबंधित है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से। अनुच्छेद 16 बोलता है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5), 16(6) कंटिन्यू आपको याद रहना चाहिए। ट्रिक बताया गया, इसके लिए आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। आप फॉर्म भरने कहाँ गए? मुंह उठा के चॉइस सेंटर गए, वहाँ पे आपको, चूँकि आपको समान अवसर है करके आप चॉइस सेंटर गए, तो उस वाले ट्रिक से आप बिल्कुल दिमाग में उसको रखेंगे। अनुच्छेद 17 बात करेगा आगे अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। लास्ट में अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत, अर्थात कोई भी उपाधि नहीं लिया जा सकता है किसी विदेशी राज्यों से, या भारत के राज्य को कोई उपाधि देंगे ही नहीं, ठीक है, जो पुराने समय में प्रचलित थे। तो उम्मीद है सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे। अगले क्लास में फिर आने वाला है अनुच्छेद 19, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 19। वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये बताया जाएगा बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। तो मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।